Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 27th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 27th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Right. So in the last lecture we talked about cosets, normal subgroups and quotient groups. Okay, so these are the few things we talked about in last lecture. अब कोसेट क्या था? कोसेट हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप G है, उसका एक सब ग्रुप है H. ओके, तो हम ग्रुप G को हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ग्रुप H भी फिर मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप होगा. तो हम ये सेट अगर डिफाइन करें A टाइम्स H, जिसमें हम किस तरह के एलिमेंट्स रख रहे हैं? A टाइम्स H. A जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है और H जो है वो एलिमेंट है सब ग्रुप का. तो बेसिकली आप ग्रुप में से कोई एलिमेंट लें, उसको सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करें, उससे के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो सबसेट आएगा या सेट आएगा उसको हम कहेंगे ये कोसेट है. ओके, कोसेट्स ग्रुप G के सबसेट्स होते हैं. ओके, सो इस तरह हम कोसेट्स डिफाइन करते हैं. राइट कोसेट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट कोसेट भी डिफाइन कर सकते हैं. लेफ्ट कोसेट ये होगा अगर आप ग्रुप एलिमेंट को आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेफ्ट कोसेट होगा, अगर ग्रुप एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट कोसेट होगा. तो राइट कोसेट जो है उसको हम H टाइम्स A लिखेंगे. ओके, फिर हमने कहा कि अगर आपका ग्रुप अबिलियन हो तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम होते हैं. इसके साथ साथ हमने ये बात की कि अगर आपके पास ग्रुप जो है उसके कोई सा भी ग्रुप है, उसके कोसेट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप्स हों. ओके, समटाइम्स कोसेट जो हम बनाएंगे वो सब ग्रुप होगा, समटाइम्स नहीं होगा. ओके, सो फिर हमने ये कहा कि अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ग्रुप अबिलियन हो फिर तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट होगा. राइट, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर अब ग्रुप अबिलियन हो तो उसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट ना हो. राइट, सो अगर आपके पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है तो उसके बारे में हम ये फिर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या उसके कुछ ऐसे कोसेट्स हैं जिनका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम है. तो ऐसा पॉसिबल होता है अबिलियन नॉन अबिलियन ग्रुप्स के केस में कि उनके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो जाएं किसी खास सब ग्रुप के लिए, और उन खास सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं. नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए हर लेफ्ट कोसेट उसके राइट कोसेट के इक्वल हो जाए. नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? ऐसा ग्रुप N जिसके लिए हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो. ओके, अब मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी. उसमें मैंने ये कहा था कि अब नॉर्मल सब ग्रुप को ये कह सकते हैं कि ये आपके ग्रुप G का अबिलियन पार्ट है. ओके, एक नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो उस ग्रुप G का अबिलियन पार्ट होता है. नॉर्मल सब ग्रुप्स अबिलियन ग्रुप्स होते हैं. राइट, सो आपने नॉन अबिलियन ग्रुप लिया, नॉन अबिलियन ग्रुप में से नॉर्मल सब ग्रुप जो है उसका अबिलियन पार्ट है. अगर आपका ग्रुप अबिलियन है तो उसका तो हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा. राइट, सो उसका हर सब ग्रुप अबिलियन है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा मतलब काम हमें करना पड़ता है. तो नॉर्मल सब ग्रुप जो हैं वो मेनली डिफाइंड है नॉन अबिलियन ग्रुप्स के लिए. अबिलियन ग्रुप्स के लिए भी डिफाइंड है लेकिन उस केस में सारे सब ग्रुप्स जो हैं होते ही नॉर्मल हैं, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है. लेकिन अगर आपने नॉन अबिलियन ग्रुप लिया उसके लिए आप नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर सब ग्रुप का हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो तो वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा. तो नॉर्मल सब ग्रुप को अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आपके पास सारा ग्रुप तो नॉन अबिलियन है लेकिन हो सकता है उसका कोई पार्ट हो जो खुद अबिलियन हो. सारे के सारे एलिमेंट्स तो नॉन अबिलियन है, ठीक है, लेकिन उसमें से हो सकता है कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो अबिलियन हो और उन सब को मिला के हम एक ग्रुप बना सकते हो. तो नॉर्मल सब ग्रुप को आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप G का अबिलियन पार्ट है. ओके, तो ये कम्यूटेटिव पार्ट है ग्रुप G का. एक ग्रुप के एक से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं. राइट, सो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. ओके,
फिर हमने बात की क्वोशंट ग्रुप की। क्वोशंट ग्रुप की बात हमने ऐसे डिफाइन किया क्वोशंट ग्रुप को कि अगर आपके पास एक ग्रुप हो, उसका आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, ओके, एक ग्रुप है और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है आपके पास, तो हम एक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे ये क्वोशंट ग्रुप है। आपने ये नॉर्मल सब ग्रुप n लिया और कोई सा भी ग्रुप g है, उसके लिए आपने ये क्वोशंट डिफाइन किया। क्वोशंट क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स। g क्वोशंट n क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n। लेकिन n तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट भी होगा, तो बेसिकली g क्वोशंट n में सारे के सारे कोसेट्स आ रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप n के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोसेट्स हैं। ओके, अब इसमें नॉर्मल सब ग्रुप क्यों लिया है? नॉर्मल सब ग्रुप हम नहीं लें तो क्वोशंट ग्रुप की डेफिनेशन की सेंस नहीं बनती। इसकी ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहें। तो आप मतलब इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर n आपका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो g क्वोशंट n की डेफिनेशन जो है उसकी कंप्लीट सेंस नहीं बनती है। तो जब भी क्वोशंट डिफाइन करेंगे तो आपने उसमें नॉर्मल सब ग्रुप लेना है। n आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, g आपका ग्रुप है। ओके, सो g क्वोशंट n हमने डिफाइन किया, उसमें क्या रखे? a टाइम्स n, यानी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n, और हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट है तो इसमें बेसिकली सारे कोसेट्स हैं। तो g क्वोशंट n इज द सेट of all left cosets of a normal subgroup n in a group G, right? So इसमें सारे के सारे left cosets आ रहे हैं। Okay, so G quotient n हमने define कर दिया, इसमें left cosets आ रहे हैं, ये एक set है, just एक set है। Okay, अब हमारे पास जब भी हमने एक ग्रुप डिफाइन करना होता है उसके लिए हमें एक सेट चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए और कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमें एक सेट मिल गया, G क्वोशंट n हमारे पास एक सेट आ गया। वो सेट क्या है? उसमें हमने सारे लेफ्ट कोसेट्स रखे हैं किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग जो आएंगे, राइट। सो एक सेट है हमारे पास। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम इसकी एग्जांपल्स भी दी थी। अगर आपके पास ग्रुप हो G Z और N आपके पास 2Z हो, Z अबिलियन ग्रुप है, 2Z उसका एक सब ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप्स के लिए हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो आपको इस केस में वरी करने की जरूरत नहीं है। तो G क्वोशंट n में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये दो कोसेट्स आएंगे, 2Z और 1 + 2Z, ठीक है। तो ये अब सेट है आपका द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स, राइट, और राइट कोसेट भी इसके यही आएंगे। ओके, सो G क्वोशंट n आपने डिफाइन कर दिया। इसमें सिर्फ आपने ये एक सेट है जो खुद सेट्स का सेट है, 2Z खुद भी एक सेट है, 1 + 2Z भी एक सेट है। तो G क्वोशंट n जो है ये सेट्स का सेट है। ओके, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसमें एलिमेंट्स जो हैं, इस सेट के एलिमेंट्स भी सेट्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक सेट बनाएं, लेट्स से आप सेट बनाएं S, उसमें आप रखें एक एलिमेंट 1 2 है, दूसरा एलिमेंट है 2 3 4 है, और इसी तरह और भी इसमें एलिमेंट्स अगर, अब 1 2 खुद भी एक सेट है, 2 3 4 खुद भी एक सेट है, लेकिन ये दोनों एक और सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 1 2 एक एलिमेंट है, 2 3 4 पूरा सेट एक एलिमेंट है, लेकिन इन सेट्स के अंदर 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है। अगर S के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो S के एलिमेंट्स में ये पूरा सेट एक एलिमेंट है, और इसी तरह ये भी पूरा सेट एक एलिमेंट है। तो ये G क्वोशंट n जो है ये एक सेट है, सेट ऑफ सेट्स, इसके एलिमेंट्स खुद भी सेट्स हैं। ओके, अब 2Z इसका एक एलिमेंट है, 1 + 2Z इसका एक और एलिमेंट है। ओके, तो G क्वोशंट n मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक सेट है। और अब हमने, अगर मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकूं G क्वोशंट n के ऊपर, तो मैं इसको एक ग्रुप बना सकता हूं। अब G क्वोशंट n को मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहा हूं। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन कर सकता हूं? लास्ट टाइम मैंने आपको ये डिफाइन करके दिखाया था कि इसके ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब बाइनरी ऑपरेशन मैंने ये डिफाइन किया है, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन कर रहा हूं। अब ये मेरा एक लेफ्ट कोसेट है, B एक और लेफ्ट कोसेट है, A और B दोनों ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं, राइट, A और B दोनों G के एलिमेंट्स हैं। तो G के एलिमेंट्स को n से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कोसेट्स आ जाएंगे, राइट।
सो ए टाइम्स एन एक लेफ्ट कोसेट है, बी टाइम्स एन दूसरा एक लेफ्ट कोसेट है। ओके, अब इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं यूं करता हूं कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं और एन को एज इट इज रखते हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये जी कोशेंट एन में से आ रहे हैं। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा जी कोशेंट एन के ऊपर, तो इसका रिजल्ट भी जी कोशेंट एन में आना चाहिए। अगर रिजल्ट जी कोशेंट एन में नहीं आ रहा, तो ये आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब ए टाइम्स एन और बी टाइम्स एन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया ए बी टाइम्स एन। अब जी एक ग्रुप है, ए और बी इसके एलिमेंट्स हैं, तो ए टाइम्स बी जो है वो भी जी के अंदर होगा। ग्रुप जी जो है वो जी एक ग्रुप है, उसके अंदर से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जी के ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं, तो जी के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका रिजल्ट भी जी में आना चाहिए अगर जी ग्रुप है, अदरवाइज जी ग्रुप नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये ए बी भी एक एलिमेंट है ग्रुप जी का। तो मेरे पास है एक एलिमेंट ग्रुप जी का, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एन के साथ। तो बेसिकली आपके पास एक और कोसेट आ गया, दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और कोसेट आ गया, राइट। सो यही मतलब इसमें बात हो रही है, ए बी टाइम्स एन। तो ए बी जो है ग्रुप जी का एलिमेंट है, एन नॉर्मल सब ग्रुप है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कोसेट आ जाएगा। ओके, सो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में वो एनफ है। इसका प्रूफ मैं आपको, ये वेल डिफाइंड है, ये आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, लेकिन लेक्चर्स में इसको मैं नहीं करूंगा। तो बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। ओके, सो अगर मेरे पास सेट भी है, बाइनरी ऑपरेशन भी है, तो मैं अब ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्या जी कोशेंट एन जो है, ये ऊपर मैंने बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया इसके अंदर एक ग्रुप बनाता है या नहीं। अगर ये ग्रुप बनाता है, अगर ये ग्रुप बनाता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपके पास ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम ग्रुप की प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये ग्रुप बनाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ऑफ कोर्स हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करके देखते हैं। अब मेरे पास जी कोशेंट एन है, उसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं? ए टाइम्स एन। ए कोई सा एलिमेंट हो सकता है ग्रुप जी में से, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट है मैंने ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव हैं कि नहीं, ये चेक करके देख लेते हैं। तीन एलिमेंट्स मुझे चाहिए, ए टाइम्स एन, और फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ बी एन और सी एन, स्मॉल सी है, सी एन, ठीक है। ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा। तो बेसिकली यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये इक्वल है ए बी सी टाइम्स एन, ठीक है। ए बी और सी तीनों एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और ग्रुप जी का एलिमेंट आ जाएगा। अब ए बी सी तीनों अगर ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप जी के अंदर सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिव होते हैं क्योंकि वो ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं, तो इनको मैं ये लिख सकता हूं ए बी टाइम्स सी टाइम्स एन। अब मैं इनको सेपरेट कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं, ये हो जाएगा ए बी टाइम्स एन और इक्वल टू टाइम्स सी टाइम्स एन। और अब इसको मैं ओपन कर लूं तो ये हो जाएगा ए टाइम्स एन, बी टाइम्स एन और टाइम्स सी टाइम्स एन, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ से एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो जाता है। हमने जस्ट ये यूज किया है कि जी जो है एक ग्रुप है और ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं आपस में एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो है इसमें सेटिस्फाई होगी, ये ट्रू है। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी अगर चेक करना चाहूँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। उसको मैं किसी भी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो वही एलिमेंट वापस आ जाए, ओके। सो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने ढूंढना है। ए टाइम्स एन है, इसको मैं किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास रिजल्ट जो है वो ए टाइम्स एन आ जाए,
ठीक है, अगर यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में यही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 टाइम्स n से, 1 जो है वो एलिमेंट है किसका, ग्रुप G का, और आइडेंटिटी है ग्रुप G की। ओके, तो इन दोनों का में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a टाइम्स 1 टाइम्स n। अब a एलिमेंट है G का, 1 उसकी आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो a टाइम्स n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो G कोशेंट n है उसमें 1 टाइम्स n इक्वल टू n इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये इक्वल टू n क्यों है, n भी तो एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, उसकी भी आइडेंटिटी वही होगी। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं, तो उनको जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगी, सारे के सारे वही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। ओके, सो 1 टाइम्स n जो है ये n के इक्वल है क्लियरली। तो n जो है ये आइडेंटिटी है इस G कोशेंट n की। ओके, राइट। और थर्ड में अगर चेक करना चाहूँ तो मुझे इन्वर्स चाहिए हर एलिमेंट का। ओके, अब इसको मैं देख लेता हूँ। अब मेरे पास a टाइम्स n एक एलिमेंट है, इसका मुझे इन्वर्स चाहिए। ओके, अब a जो है ग्रुप G का एलिमेंट है, इसका भी तो कोई इन्वर्स होगा G के अंदर। लेट्स से 1 ओवर a जो है वो इन्वर्स है, ये भी डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद होगा, और a इंटू 1 ओवर a जो है वो 1 है, तो 1 ओवर a इन्वर्स है a का। ओके, अब यहाँ पे a टाइम्स n में मैं कोई भी ग्रुप G का एलिमेंट ले सकता हूँ, तो इसका मतलब है मैं 1 ओवर a भी ले सकता हूँ ग्रुप G का एलिमेंट, कोई सा एलिमेंट लेके n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास a टाइम्स n है और 1 ओवर a टाइम्स n भी एक कोसेट होगा। इन दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, a इंटू 1 ओवर a इंटू n। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ये n के इक्वल है। तो इसका मतलब है a टाइम्स n को मैंने 1 ओवर a टाइम्स n से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया G कोशेंट n का। तो इसका मतलब ये है कि a टाइम्स n का इन्वर्स 1 ओवर a टाइम्स n है इस सेट के अंदर। क्लियर? इसका मतलब ये है 1 ओवर a टाइम्स n इज द इन्वर्स ऑफ an इन G कोशेंट n। ठीक है, तो G कोशेंट n जो है वो एक सेट है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। उस बाइनरी ऑपरेशन को यूज करते हुए मैंने तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी। पहली क्या है, ये एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के एसोसिएटिव हैं, इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि खुद नॉर्मल सब ग्रुप है, n जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हर एलिमेंट a n के कॉरस्पॉन्डिंग उसका इन्वर्स है। इन्वर्स लेने के लिए क्या करना है, जो एलिमेंट a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इन्वर्स हो जाएंगे। ओके, सो ये मैंने ये प्रूव कर दिया कि G कोशेंट n जो है ये एक ग्रुप है। G कोशेंट n एक ग्रुप है। सो यहाँ पे मैं इसको क्लियरली कह सकता हूँ कि G कोशेंट n इज अ ग्रुप। ठीक है, ये आपको मैंने एक्सरसाइज दी थी, होपफुली आपने भी कुछ इसके ऊपर पहले से सोचा होगा, तो अगर आप नहीं कर सके तो ये इसका प्रूफ है। आपके पास एक सेट है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, और वो बाइनरी ऑपरेशन जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं जो भी ग्रुप्स की वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये एक ग्रुप है। ओके, सो अब हमने ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रुप था, उसका नॉर्मल सब ग्रुप था, उन दोनों को यूज करते हुए हमने एक नया ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है, उसको हम कहेंगे ये ग्रुप कोशेंट ग्रुप है। ओके, कोशेंट ग्रुप क्या है, इट्स द ग्रुप ऑफ ऑल लेट्स से लेफ्ट कोसेट ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इन अ ग्रुप G। ओके, सो G कोशेंट n जो है ये है ग्रुप ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप G, ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इन अ ग्रुप G। राइट, सो जब भी आपने G कोशेंट n बनाना है, आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है, आपने उसके सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स को बनाना है, सारे लेफ्ट कोसेट्स को उनको एक सेट में रखेंगे, वो सेट आपका G कोशेंट n सेट होगा,
और उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जैसे मैंने डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ को सेट्स ऑफ कोर्स, और मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यही यूज करते हुए हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वोशिएंट ग्रुप्स का। ओके, सो अब एक ग्रुप ही चाहिए, एक नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए, इसके अलावा हमें किसी और चीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ ग्रुप्स हमें बहुत सारे ग्रुप्स पता हैं, कुछ हमें नॉर्मल सब ग्रुप्स भी पता है। अबिलियन ग्रुप जब भी लेंगे तो नॉर्मल सब ग्रुप तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सा भी सब ग्रुप ले लें वो नॉर्मल होगा। और कुछ हम नॉन अबिलियन ग्रुप्स की भी एक दो एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि हमारे पास ये क्वोशिएंट ग्रुप जो है इसकी क्या शेप, क्या फॉर्म बनती है। ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ग्रुप जी के लिए एक तो हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं। जी अगर आपके पास z हो और लेट्स से चले मैं n चेंज कर लेता हूँ 3z। ओके, अब n जो है वो 3z है, ग्रुप g जो है वो z इटसेल्फ है। अब अगर मैंने फाइंड करना है z ओवर 3z बेसिकली, ठीक है, तो 3z के मैंने कोसेट्स बनाने हैं। मुझे पता है 3z नॉर्मल सब ग्रुप है क्योंकि z एक अबिलियन ग्रुप है। ओके, राइट, सो मैंने इसके सारे लेफ्ट कोसेट्स बनाने हैं। तो 3z का एक एलिमेंट्स मैं ग्रुप में से लेता जाऊं अगर, तो 0 प्लस 3z क्या होगा, ये 3z खुद ही होगा। एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है z के ऊपर, कंफ्यूज ना कीजिएगा इसको, जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वही यूज करेंगे। मैं बहुत सारे गालिबन अब मैं सैकड़ों बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे जो भी ऑपरेशन है उसके ऊपर। अब 0 प्लस 3z जो है वो 3z हो जाएगा। ओके, 1 प्लस 3z क्या होगा, 1 प्लस 3z आपके पास आएगा, चले मैं इस सेट को लिख देता हूँ, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें 0 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 6 है, प्लस माइनस 9 है, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आ जाएगा 1 आएगा और प्लस माइनस 1 आएगा एक्चुअली, और प्लस माइनस 4 आएगा, प्लस माइनस 7 आएगा, प्लस माइनस 10 आएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब 2 प्लस 3z अगर मैं लूँ, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, उसमें प्लस माइनस 2 आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये सेट्स की बहुत इजी एक्सरसाइज है। प्लस माइनस 2 आएगा इसमें, फिर इसके अलावा आएंगे प्लस माइनस 5 आएगा, प्लस माइनस 8 आएगा, और इसके अलावा प्लस माइनस 11 आएगा, अप टू सो। ठीक है, अब अगर इसके अलावा कोई मैं कोसेट फाइंड करना चाहूँ तो इसके अलावा जो कोसेट है, अगर आप 3 प्लस 3z करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं इसको कि इसमें आएगा आपके पास जनाब 0 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस 9 आएगा, अप टू सो। तो ये जो कोसेट है ये 3z के इक्वल आ जाएगा। राइट, अब इसकी डिटेल जो है ये आप खुद वेरीफाई कीजिएगा, लेकिन z ओवर 3z के 3 ही डिफरेंट कोसेट हैं, इसके अलावा इसके कोई और डिफरेंट कोसेट्स नहीं है। बाकी सारे के सारे जो कोसेट्स हैं वो इन्हीं में से कोई एक आएगा। आप ग्रुप जी का एलिमेंट चेंज करते जाएं, आपके पास इन्हीं में से कोई कोसेट रिपीट होके आएगा, कोई नया कोसेट नहीं आ सकता। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, z ओवर 3z जो है इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब 3z के एलिमेंट्स आप देखें, 3z के एलिमेंट्स क्या हैं, नॉट, प्लस माइनस 3 और फिर 1 भी है, 4 7 अप टू सॉन 2 5 8 2 प्लस 3z में आ गए। इन तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करें आप, अगर इन तीनों सेट्स के एलिमेंट को आप कंबाइन करें तो आपके पास z वापस आ जाएगा। ओके, z के अंदर 0 होता है, एक सेट में इनमें 0 है, सेकेंड सेट में 1 है, थर्ड सेट में 2 है, फिर आप वापस चले जाएं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर इंटीजर्स के मौजूद हैं। मतलब ये कि इंटीजर्स इन तीनों सेट्स की यूनियन है। ओके, तो ये कोसेट्स की बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जितने भी उसके डिफरेंट कोसेट्स आएंगे
जब उनको आप यूनियन करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल ग्रुप जो है वो वापस आ जाएगा। ओके, अब इनमें से आप 3z जो है ये एक सब ग्रुप है, 1 + 3z सब ग्रुप नहीं है, 2 + 3z भी सब ग्रुप नहीं है, तो कोसेट जरूरी नहीं है कि सब ग्रुप्स हों। ओके, तो z + 3z के कॉरेस्पॉन्ड के अंदर हमारे पास ये 3 एलिमेंट आएंगे, 3z, 1 + 3z और 2 + 3z। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। ओके, तो अब ये आपने क्वोशंट ग्रुप बना दिया, क्वोशंट सेट बना दिया। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? आपने 1 + 3z और 2 + 3z को ऐड करना है। बाइनरी ऑपरेशन जो अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है तो क्वोशंट ग्रुप के भी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। अगर आपने एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन है तो यहाँ पे भी एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे। ओके, सो इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप की उनको ऐड कर देना है और 3z एज इट इज रहेगा। और 1 + 2 क्या है? ये 3 है, सो 3 + 3z, और 3 + 3z जो है वो 3z के इक्वल होता है। तो आपके पास इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास एक और एलिमेंट आ गया ग्रुप का वापस, और इसकी आइडेंटिटी जो है वो 3z है। अब आपने ये प्रूव कर दिया कि 1 + 3z को 2 + 3z में अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास 3z वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 + 3z का इन्वर्स जो है 2 + 3z है, और इसी तरह 2 + 3z का इन्वर्स 1 + 3z है, और 3z खुद अपना इन्वर्स है क्योंकि वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, और एसोसिएटिविटी चेक करना कोई मुश्किल नहीं है। तो z/3z जो है ये एक ग्रुप बनेगा इस सेट के अंदर। ओके, z/3z जो है ये क्वोशंट ग्रुप है। z/3z जो है इज अ क्वोशंट ग्रुप। ठीक है, इसकी डिटेल्स को आप मजीद वेरीफाई कर सकते हैं, इसको आप इन डिटेल कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो हमने अभी की है। ओके, अब इसी तरह हम z/4z ले सकते हैं, 5z ले सकते हैं, 6z ले सकते हैं। ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हैं z के, और ये नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। तो इन जनरल आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि z/3z जो है nz को कंसिडर कर सकते हैं। n कोई भी इंटीजर है। ओके, तो ये आपके पास सारे के सारे क्वोशंट ग्रुप्स आएंगे। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास क्वोशंट ग्रुप्स की। अब ये इन जनरल नोन है, ये बहुत फेमस फैक्ट है कि z/nz जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है zn के। ओके, अब आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी वापस आ गया। z/nz जो है zn के आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में एक आइसोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3z, 1 + 3z और 2 + 3z। ठीक है, अब z3 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? z3 के अंदर एलिमेंट्स हैं 0, 1 और 2। ठीक है, ओके, सो अब इन दोनों का अगर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है तो मुझे बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करना है, लेट्स से phi z/3z से z3 पे। ठीक है, अब ये फंक्शन डिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको आप डिफाइन करें, phi of 3z जो है वो इक्वल है 0 के, phi of 1 + 3z जो है ये इक्वल है 1 के, और phi of 2 + 3z जो है ये इक्वल है 2 के। अब ये आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दी इन दोनों सेट्स के दरमियान। इसको आप प्रूव कर सकते हैं ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है। आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है। 1 1 और ऑन टू तो क्लियर है, इस फंक्शन की डेफिनेशन से ही क्लियर है कि ये 1 1 भी फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है। आपने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है z/3z से z3 पे। तो z/3z जो है वो z3 ही है। ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, ये सेम ग्रुप्स हैं।
और इन जनरल Z ओवर NZ जो है ये आइसोमॉर्फिक होता है ZN के। ओके, सो इसको देखने के और भी एक दो मेथड्स हैं कि आप ये प्रूफ देखना चाहें कि इन दोनों ग्रुप्स के आपस में क्या रिजेम्बलेंस है। इसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस और इंटरेस्ट है वो एक और टॉपिक की तरफ है, तो हम उसी की तरफ मूव होते हैं, हम इस टॉपिक की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। ओके, सो आप जस्ट ये रिमेंबर कर लें कि Z ओवर NZ जो है इन जनरल आइसोमॉर्फिक है ZN के। ओके, आपको कहा जाए कैसे है ये आइसोमॉर्फिज्म, आप इसके इन दोनों के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन भी कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है कि आपने ये प्रूव करना हो Z ओवर NZ जो है आइसोमॉर्फिक है ZN के, यानी Z ओवर NZ और ZN ये दोनों एक ही ग्रुप है। अगर आपने ये प्रूव करना हो, आप इन दोनों के दरमियान एक मैप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मैप डिफाइन किया। ऐसे ही डिफाइन होगा इन जनरल भी, यही एलिमेंट्स आप असाइन करेंगे तो आपके पास ये मैप जो है हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होगा। ओके, राइट। अब इसकी एक या दो मजीद एग्जांपल्स देख के हम आगे किसी और कॉन्सेप्ट जो हमारा मेन फोकस है उसकी तरफ मूव हो जाएंगे। ओके, एक और ग्रुप लेते हैं, लेट्स से S3। S3 एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसका मतलब है इसका कोई सा सब ग्रुप मैं नहीं ले सकता, इसका नॉर्मल सब ग्रुप मुझे लेना होगा। अब हमने ये प्रूव किया है कि इसका नॉर्मल सब ग्रुप जो है A3 है। A3 को हमने प्रूव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में कि A3 जो है S3 का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, सो S3 में फिर से एलिमेंट्स लिख देता हूँ। होपफुली अब तो आपको ये फिंगर्स पे याद हो गए होंगे कि S3 के कौन से एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 है और 1 3 2। ओके, A3 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? A3 के अंदर एलिमेंट्स हैं जनाब 1 और 1 2 3 और 1 3 2। ओके, अब आपने डिफाइन करना है G कोशेंट N, ठीक है, या आपने डिफाइन करना है S3 कोशेंट A3। ओके, अब बेसिकली आपने करना क्या है, आपने कोसेट्स फाइंड करने हैं। हमने लकीली हम इसके कोसेट्स भी फाइंड कर चुके हैं पहले से। हमें ये पता है कि इसके दो कोसेट्स हमें मिले थे। इसके कोसेट्स हैं, एक तो खुद ग्रुप A3 है और दूसरा इसका कोसेट था ये सेट। उसमें आ रहे थे 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं कि इन दोनों, ये दो एक सेट और ये वाला एक सेट, इन दोनों का यूनियन S3 है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, और अगर आप इसका कोई और कोसेट आपको मिलेगा तो वो इन दोनों में से ही एक होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो G कोशेंट N हमने डिफाइन कर दिया, उसमें ये दो कोसेट्स आ रहे हैं। ओके, अब हमने ये देखना है कि क्या ये ग्रुप है। वेल, आप बाकी चीज़ें आप इजीली चेक कर सकते हैं, आई एम श्योर। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट A3 है, ठीक है। अब इसमें इन्वर्स क्या है, मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की हुई है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की हुई है? ये आपका कोसेट है, लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें 1 प्लस A3 है एक कोसेट जो कि A3 के इक्वल है, और फिर इसके अलावा आपके पास इसमें कोसेट है लेट्स से 1 2 प्लस A3, ठीक है। सॉरी, रॉन्ग। 1, ये यहाँ पे एडिशन ऑफ कोर्स नहीं हो सकती, हम परमुटेशंस की बात कर रहे हैं, तो एडिशन इसमें किसी सूरत नहीं आ सकती। परमुटेशंस को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, सो 1 टाइम्स A3 है बेसिकली, राइट। सो एक कंपोजिशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अब ये दो कोसेट्स हैं आपके पास, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई या कंपोज कैसे करेंगे? 1 A3 कंपोज विद 1 2 A3, ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 2 टाइम्स A3, राइट। सो ये आपके पास क्लियरली 1 2 टाइम्स A3 के इक्वल आ। ओके, सो इसमें आइडेंटिटी A3 है, इसमें इन्वर्स जो है वो आप हर एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। A3 का इन्वर्स खुद A3 होगा, और 1 2 टाइम्स A3 का फिर क्या इन्वर्स होगा? कोई और ऑप्शन बचती नहीं है, ये खुद ही अपना इन्वर्स होगा। तो ये भी अपना खुद इन्वर्स है, ये भी अपना खुद इन्वर्स है, राइट। और इसमें आपने एसोसिएटिव लॉ चेक करना हो तो वो भी हार्ड नहीं है। तो हमने एक और एग्जांपल देखी और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि
S3 quotient A3 is also a group। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रुप्स की बात करना चाहें, आप इसमें एक एक्सरसाइज में आपके लिए छोड़ देता हूँ, काफ़ी एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। ओके, सो मैट्रिक्स ग्रुप्स लें आप। लेट्स से 2x2 मैट्रिसेस का ग्रुप ले लें आप और अंडर एडिशन ले लें। ठीक है, इसके अलावा आप इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करना है। अब अंडर एडिशन ग्रुप है 2x2 मैट्रिसेस का, तो ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप का कोई सा ग्रुप ले लें, वो सब ग्रुप ले लें, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो लेट्स से इसका आप सब ग्रुप ले लें इस तरह के मैट्रिसेस पे, उसमें हो A, B और 0, 0। ठीक है, A और B दोनों रियल नंबर्स हैं, राइट। इसमें भी जो सारी की सारी एंट्रीज आ रही हैं वो भी रियल नंबर से आ रही हैं। तो अब ये जो डायगोनल मैट्रिसेस का सेट है, ये एक इसका सब ग्रुप है। आपने ये फाइंड करना है कि G कोशेंट N क्या आ रहा है। ओके, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। ओके, सो मैट्रिक्स ग्रुप में भी कोशेंट ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं और इसकी भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। ओके, सो G कोशेंट N की हमने बात कर ली। इसमें हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम ग्रुप और उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स को यूज़ करते हुए कुछ नए ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वाइड अरे ऑफ कुछ नए ग्रुप्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके अलावा भी G कोशेंट N की और भी इम्पोर्टेंस है, उसकी मतलब G से रिलेशन भी हैं, वो सारे हम इंशाल्लाह अभी एक दो मजीद रिजल्ट्स में देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है हम होमोमॉर्फिज्म के कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं और फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक ग्रुप थ्योरी के आखिरी रिजल्ट्स की तरफ चले जाएं। ओके, सो होमोमॉर्फिज्म से एसोसिएटेड दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक उनमें से है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म क्या है? एक मैप है, एक मैप है ना। अगर आपके पास एक ग्रुप है G और लेट्स से H आर ग्रुप्स, ठीक है, G और H कोई से दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों के दरमियान एक मैप में डिफाइन करूं phi from G to H such that phi is a homomorphism। ठीक है, phi homomorphism है। बेसिकली phi of G1 G2 जो है वो इक्वल है phi of G1 phi of G2 के। ओके, सो ये बात हो रही है, राइट। सो हमने एक होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास दो ग्रुप्स के दरमियान, इसका कर्नल मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ओके, कर्नल मैं कैसे डिफाइन करता हूं? कर्नल ऑफ फाई मैं इससे डिनोट करूंगा इसको। कर्नल ऑफ फाई में मैं वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप G के रखूंगा, ठीक है, ग्रुप G के वो सारे एलिमेंट्स इसमें रखूंगा कर्नल में जो जिनके ऊपर अगर मैं फाई अप्लाई करूं तो उनका रिजल्ट जो है वो 0 आए। जीरो किस में आए? H में। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। आपके पास एक मैप है फाई और वो मैप है लेट्स से किसी ग्रुप लेट्स से Z से 2Z के ऊपर। ओके, अब मैं मैप डिफाइन कर रहा हूं phi ऑफ M टू बी इक्वल टू 2M। ओके, सो ये मैप मैं डिफाइन कर रहा हूं। अब इस मैप के अंदर कौन से इंटीजर्स हैं जो 0 के ऊपर मैप होंगे, राइट। सो ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूं कि मैं phi ऑफ M 0 कब होगा। phi ऑफ M 0 होगा अगर 2M 0 होगा, और 2M 0 कब होगा? जब M 0 होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि M 0 हो जाए। तो इसका मतलब है इस मैप के अंदर एक ही एलिमेंट है, इस मैप के अंदर एक ही एलिमेंट है जो 0 के ऊपर मैप हो रहा है। तो अगर इसका मैं कर्नल डिफाइन करना चाहूँ इस मैप का, तो मैं कहूँगा इसका कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो 0 है। ओके, सो मतलब आपको होपफुली अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कर्नल एक ऐसा सेट है जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स रख रहा हूँ किस तरह के, अगर
एक एलिमेंट कर्नल के अंदर आएगा अगर उसका इमेज जो है वो 0 होगा। ओके, एक एलिमेंट कर्नल के अंदर आएगा अगर वो 0 के ऊपर मैप हो रहा होगा। अगर वो 0 के ऊपर मैप नहीं हो रहा होगा तो वो एलिमेंट कर्नल में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फंक्शन है लेट्स से 1 2 3 4 और ये मैप हो रहा है 0 1 2। अब ये एक लेट्स से एक मैप डिफाइन करता हूँ इन दोनों के दरमियान। 1 को मैं 0 पे मैप करता हूँ, 2 को 1 पे, और 3 को भी 0 पे मैप करता हूँ, और 4 को भी 0 पे मैप करता हूँ। अभी एक फंक्शन इन दोनों सेट्स के दरमियान। ओके, अब इस फंक्शन के तहत 3 एलिमेंट्स हैं जो 0 के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो अगर इसको मैं लेट्स से कहूँ कि ये साय है, तो कर्नल ऑफ साय जो है वो मैं डिफाइन करूंगा, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे 1 और 3 और 4, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट 0 के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका इमेज 0 होगा, राइट। सो ये सिंपल डेफिनेशन है कर्नल की। ओके, अब कर्नल डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? कर्नल जो है इसको डिफाइन करने की हमें ये जरूरत है कि जब भी कोई होमोमॉर्फिज्म हो, हमें एक ग्रुप G से ग्रुप H के ऊपर हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन हो, तो हमें ये पता है कि कर्नल जो है होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल है वो ग्रुप G का हमेशा सब ग्रुप बनाता है। ये हमारी मेन फंडामेंटल रीजन है कर्नल को डिफाइन करने की, कि कर्नल जब भी डिफाइन करते हैं किसी होमोमॉर्फिज्म का तो वो ग्रुप G का सब ग्रुप होता है, राइट। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ आपके लिए, राइट। इसके अलावा एक और सब ग्रुप है जो इंटरेस्टिंग है हमारे इस पर्पस के लिए, वो है इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब फाई अगेन एक होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G से ग्रुप H के दरमियान। फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। इसका बेसिकली मतलब है फाई एक फंक्शन है और फाई वो होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है, यानी ग्रुप G और ग्रुप H के बाइनरी ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है। ओके, सो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप G से ग्रुप H के दरमियान, राइट। अब हम इमेज कैसे डिफाइन करेंगे? अब ये इमेज का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है फंक्शंस के केस में, कि अब ये हमारे पास फाई G से H पे एक फंक्शन है, तो इसका इमेज क्या होगा? इसका इमेज एक सबसेट होगा H का। जरूरी नहीं है कि पूरा सेट हो H, लेकिन इसका कुछ सबसेट होगा। तो बेसिकली इमेज ऑफ फाई में मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं कौन से? H के वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो किसी ना किसी ग्रुप G के एलिमेंट के इमेज हैं, सच दैट फाई ऑफ लेट्स से G इज इक्वल टू H फॉर सम G इन G, ठीक है। H के वो सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर जो ग्रुप G के किसी ना किसी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। इसके अंदर इमेज ऑफ फाई के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं H के जो फाई के अंडर किसी ना किसी ग्रुप G के एलिमेंट का इमेज है। ओके, सो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो मैप हो रहे हैं एक्चुअल में। ये इमेज ऑफ फाई का जो सेट है वो H के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये H का एक सबसेट होगा। ओके, सो हमारे पास हमने एक नया सेट डिफाइन कर दिया जिसको हमने क्या कहा? ये इमेज ऑफ फाई। ओके, अब इसको डिफाइन करने की सेपरेटली जरूरत क्या थी? हमें पहले ही पता था कि मतलब इमेज हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इसको सेपरेटली डिफाइन करने की भी यही रीजन है कि इमेज ऑफ फाई जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ H। ओके, पहले हमने एक सेट डिफाइन किया जिसको हमने कर्नल कहा, वो सब ग्रुप देता है हमें ग्रुप G के। अब हमने एक और सेट डिफाइन किया जो हमें सब ग्रुप्स देता है ग्रुप H के। तो ये होमोमॉर्फिज्म और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सबसेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हमें एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ सब ग्रुप्स मिलती है। जितने होमोमॉर्फिज्म हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप्स मिलते जाएंगे, ग्रुप G के भी और ग्रुप H के भी। सो इसी को मैं, इस स्टेटमेंट को ही मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इमेज ऑफ फाई जो है सब ग्रुप है H का। ओके, सो अब ये कैसे प्रूव करूंगा? फिर वही आसान सी बात है कि आपने ये प्रूव करना है कि इमेज ऑफ फाई जो है ये सब ग्रुप है H का। तो आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं इमेज ऑफ फाई में से, जैसे मैंने लास्ट में प्रॉपर्टी यूज की
तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके वो एक ही प्रॉपर्टी हम अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि इमेज ऑफ फाई एक सब ग्रुप है एच का। अब दो एलिमेंट्स अगर मैं लूँ इमेज में से, लेट्स से H1 और H2 दो एलिमेंट्स हैं इमेज ऑफ फाई के, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं, कोई से दो एलिमेंट्स हैं, राइट। अब मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि इमेज ऑफ फाई जो है ये एक सब ग्रुप है, ओके। इसके लिए मुझे ये प्रूव करना है कि H1 टू प्रूव H1 H2 इनवर्स जो है ये भी इमेज ऑफ फाई के अंदर मौजूद है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा कि इमेज ऑफ फाई एक सब ग्रुप है, ओके। सो H1 H2 इनवर्स जो है वो इमेज ऑफ फाई के अंदर मौजूद होगा, ओके। सो मैंने ये प्रूव करना है तो इसके लिए मेरे पास एक ही रीज़न, एक ही तरीका है कि अब H1 H2 इनवर्स इमेज में है तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास G के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद है जिसका जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ये इमेजेस हैं, राइट। तो H1 H2 इमेज ऑफ फाई में इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट लेट्स से G1 G2 इन G, ये डेफिनेशन है इमेज की, सच दैट फाई ऑफ G1 लेट्स से ये H1 है और फाई ऑफ G2 को आप मे बी H2 ले लें, फाई ऑफ G2 इज इक्वल टू H2, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन मैंने यूज़ कर ली। अब मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि H1 H2 इनवर्स जो है इमेज ऑफ फाई में मौजूद है, ओके। सो बाय डेफिनेशन ये फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू H1 और फाई ऑफ G2 इज इक्वल टू H2। अब इसमें आपको ये पता है कि G2 अगर एलिमेंट हो ग्रुप G का तो G अगर एक ग्रुप है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास G2 इन्वर्स भी ग्रुप G के अंदर मौजूद है, राइट, ओके। सो फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ G2 इन्वर्स जो है वो होगा H2 इन्वर्स के इक्वल, राइट। सो अब इस अगर प्रॉपर्टी को मैं कह दूं ये 2 है और फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू H1, इसको आप 1 कह दें। इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि H1 H2 इनवर्स जो है वो भी इमेज ऑफ फाई में, ओके। सो मैं ये करता हूँ कि फाई ऑफ G1 को फाई ऑफ G2 इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसका ये मतलब है आपको ये भी पता है कि फाई ऑफ G1 क्या है, फाई ऑफ G1 H1 है 1 से और फाई ऑफ G2 इनवर्स जो है वो है H2 इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो H1 H2 इनवर्स किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ G1 टाइम्स फाई ऑफ G2 इनवर्स के, ओके। सो इन दोनों को आपस में जस्ट मल्टीप्लाई किया, ओके। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है फाई, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ये है फाई ऑफ G1 G2 इनवर्स के इक्वल, ओके। तो H1 H2 इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक एलिमेंट मिल गया G1 G2 इनवर्स जो कि G में होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि G1 और G2 इनवर्स G के एलिमेंट्स हैं और G एक ग्रुप है, उनका प्रोडक्ट भी ग्रुप के अंदर होगा। तो H1 H2 इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ग्रुप G के अंदर एक एलिमेंट मिल गया सच दैट फाई ऑफ G1 G2 इनवर्स जो है H1 H2 इनवर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि H1 H2 इनवर्स जो है वो भी इमेज ऑफ फाई के अंदर मौजूद है, ओके। तो इमेज ऑफ फाई एक सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑफ फाई जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ H, ठीक है। तो ये आपने इसका बहुत इजी और फंडामेंटल प्रूफ था। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म था, होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो नए सेट्स डिफाइन किया। एक को हमने कहा कि कर्नल है, दूसरे को हमने कहा ये इमेज है। कर्नल और इमेज को हमने ये प्रूव किया कि कर्नल जो है अगर मैप जो है वो G से H पे है तो कर्नल ऑफ फाई हमेशा सब ग्रुप होगा ग्रुप G का, और इमेज ऑफ फाई जो है ये हमेशा सब ग्रुप होगा ग्रुप H का। तो जब भी एक होमोमॉर्फिज्म होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप दो सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं, एक ग्रुप G का और एक ग्रुप H का।
इसका मतलब यह है कि जब भी आप होमोमॉर्फिज्म चेंज करते रहें आपके पास नए से नए उसके ग्रुप्स आते जाएंगे, राइट। सो हर होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप कर्नल भी डिफाइन कर सकते हैं, हर होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप इमेज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कर्नल और इमेज हमेशा सब ग्रुप्स होंगे ग्रुप जी और ग्रुप एच के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो ये आपके पास एक आप समझ लें एक मेथड आ गया, एक क्लास आ गई ग्रुप्स की जो होमोमॉर्फिज्म के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप्स देगी। ओके, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कर्नल ऑफ फाई और इमेज ऑफ फाई के। एक बार फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ। कर्नल में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? कर्नल में ग्रुप जी के वो एलिमेंट्स आएंगे। फाई एक होमोमॉर्फिज्म है जी से एच के दरमियान, तो जी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो 0 पे मैप हो रहे होंगे एच में। ओके, इमेज में वो एलिमेंट्स आएंगे एच के जो जी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होंगे फॉर सम जी इन जी। ठीक है, तो इमेज और कर्नल का होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी आप कर सकते हैं, आपके लिए इजी एक्सरसाइज है कि हमने लेक्चर्स में फाइंड कर्नल एंड इमेज for all homomorphisms discussed in lectures. ओके, सो लेक्चर्स में हमने बहुत सारे होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए, उनके आप कर्नल और इमेज फाइंड करें और ये प्रूव करें कि वो एक्चुअल में ग्रुप जी और ग्रुप एच के सब ग्रुप्स हैं, राइट। सो ये आप प्लीज प्रूव कीजिएगा और आई एम श्योर कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हम आज के लेक्चर को की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम डेफिनेटली ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट जो है रिंग्स के कॉन्सेप्ट उसके ऊपर मूव हो जाएंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने क्वोशंट ग्रुप की डिस्कशन को कंप्लीट किया। हमने डिफाइन किया कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो और एक नॉर्मल सब ग्रुप हो उसका, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक नया ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसको हमने क्वोशंट ग्रुप कहा। ओके, क्वोशंट ग्रुप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हमने और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। उसको एक्चुअल में हमने प्रूव किया कि जी क्वोशंट एन जो है ये हमारे पास एक ग्रुप बनेगा। ओके, सो क्वोशंट ग्रुप को हमने जब डिफाइन कर लिया उसके बाद हमने होमोमॉर्फिज्म के दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। एक को हमने कहा एक कर्नल है और एक इमेज है, राइट। सो अगर आपके पास कोई सा एक होमोमॉर्फिज्म हो फाई लेट्स से जी से एच, तो उसका कर्नल हमने डिफाइन किया और इसके साथ साथ हमने इमेज की बात की। कर्नल को मैंने कहा कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी के जो ग्रुप एच के 0 के ऊपर मैप हो रहे हैं, राइट। और इमेज में मैंने कहा कि एच के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ग्रुप जी के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होंगे फॉर सम जी इन जी, फॉर सम जी इन जी, राइट। सो हमें डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी कर्नल और इमेज को? कर्नल जो है ये हमेशा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, इमेज हमेशा सब ग्रुप होगा ग्रुप एच का। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सा एक होमोमॉर्फिज्म हो दो ग्रुप्स के दरमियान, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ह्यूज क्लास ऑफ सब ग्रुप्स मिलेगी ग्रुप जी के भी और ग्रुप एच के भी। आप होमोमॉर्फिज्म चेंज करते जाएं, आपके पास एक नया सब ग्रुप आ जाएगा ग्रुप जी का और इसके साथ एक नया सब ग्रुप आपको मिलेगा ग्रुप एच का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और होपफुली ग्रुप थ्योरी का हमारा जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा और हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है रिंग्स का कॉन्सेप्ट है उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।